तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 25 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमको मिल गए हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में सॉल्यूशन देने वाले हैं। 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सकें और जो सामान्य अर्हता के लिए हम क्लासेस चालू करने वाले हैं बहुत जल्द वो भी आपके पास में आ सके। ठीक है मेरे भाई, आइए देखते हैं। सबसे पहले सोशल साइंस से शुरुआत करेंगे और आप देख रहे हैं कि लगातार आर्टिकल्स के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आज भी बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स के प्रश्न आए हैं, तो आर्टिकल्स के ऊपर आज सुबह हमने 150 प्रश्नों की मैराथन करवा दी है, उसको आप लोग जरूर देख लेना। और इस वाली शिफ्ट में भी जो आर्टिकल के प्रश्न आए हैं वो सब आपको उसी मैराथन में मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में आपातकाल कौन से अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? जो राज्य में आपातकाल के बारे में पूछा गया था। अच्छा, अब जो आर्टिकल पूछ रहे हैं ना वो अलग तरीके से पूछ रहे हैं। एक तरफ आर्टिकल दे देंगे, एक तरफ उनके कार्य दे देंगे, फिर मैचिंग के लिए दिए जाएंगे। ऐसे भी 3 से 4 प्रश्न आज देखने को मिले हैं। ठीक है ना, तो चलिए अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं राज्य में आपातकाल कौन से आर्टिकल से लगाया जाता है। सही आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 356। 356 के द्वारा राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। आइए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं जिससे आगे ये प्रश्न आए तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में आपातकाल, जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। यह तब लागू किया जाता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है। अच्छा, ये बात बताएगा कौन राष्ट्रपति को? तो ये बात राज्य का राज्यपाल बताएगा कि ऐसा ऐसा हमारे यहाँ चल रहा है, मुख्यमंत्री काम नहीं कर पा रहा, एक काम करो राष्ट्रपति शासन लगा दो। ऐसा कई बार दिल्ली में देखा गया है। आप जानते हैं दिल्ली तो एक अलग ही सिस्टम है ना। दिल्ली में जो वहाँ का सीएम होता है वो कम पावरफुल होता है, केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल होती है। तो जब राज्यपाल कह देता है कि भैया यहाँ का सिस्टम गड़बड़ है तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लग जाता है। इस आपातकाल की प्रमुख विशेषता क्या है देख लीजिए। तो प्रमुख विशेषता यह है कि यह राज्यपाल की रिपोर्ट या सिफारिश पर लगाया जाता है, यानी राज्यपाल कह देगा तो जो है राष्ट्रपति लगा देगा। ठीक है, इसके तहत राज्य की कार्यपालिका शक्तियां सीधे केंद्र सरकार के अधीन हो जाती हैं। सीधे केंद्र सरकार वहां की सारी शक्तियों को अपने हाथ में ले लेती है। तो ये होता है राज्यों में लगने वाला राष्ट्रपति शासन, इसको हम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, हर प्रश्न को डिटेल में समझते चलना, क्योंकि अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो पूरे कथन निष्कर्ष बेस बनाकर दे रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े आपको आंसर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। हमने कल भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था और आज भी आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा देंगे लास्ट में, जहां पर आपने देखा है कि जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं, उसको हमने अपने जो हॉस्पिटल असिस्टेंट के सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं वहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा करके आपको हमने दिखा दिया है। तो आगे किसी का भी एग्जाम है, अगर 2 दिन का भी समय आपके एग्जाम में बाकी है तो अभी भी आप मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के तैयारी करके जाना। 101% आपके कम से कम 15 से 20 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे और अगर कुछ दिन बचे हुए हैं तो आपके नंबर और भी अच्छे इंक्रीज हो सकते हैं। अभी तक देखिए धीरज शर्मा जी के कल उन्होंने नोट्स लिए थे, लगभग 7 से 8 दिन पहले नोट्स लिए थे। कल उनका जो है पेपर हुआ है, उनके 82 नंबर आए हैं, काट पीट करके 82 नंबर, बहुत बड़ी बात होती है माइनस मार्किंग के बाद में। ठीक है, अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे कि उन्होंने भी काफी स्क्रीनशॉट भेजे थे कि सर आपके नोट्स में से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में मिले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब आप ये नोट्स प्राप्त कैसे कर सकते हैं, छोटी सी प्रक्रिया है। तो ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना, डायरेक्ट आप नोट्स प्राप्त करेंगे। इस QR कोड का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसी पर आपको 149 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स 10 प्रैक्टिस सेट की पूरे नोट्स और लगभग 2000 के आसपास MCQ करवा चुके हैं, वो सारे के सारे MCQ विथ डिटेल सॉल्यूशन और साथ साथ में एग्जाम एनालिसिस की PDF, ये सब कुछ आपको तुरंत की तुरंत सेंड कर दी जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको दे दी जाएगी, पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई। तो अगर इस भर्ती में आपको सिलेक्शन लेना है, मन में जो सीरियस स्टूडेंट है वही समझेंगे, जिसको ये सिलेक्शन लेना है इस भर्ती में तो वो तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स शुक्ला सर के ले लेंगे, जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। इसके बाद में जो MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर MP SI की या फिर MP पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता है कि नया सिलेबस आ चुका है, यानी कि आपको मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा क्वालिफाई करना होगा अगर आपको आगे MP पुलिस का पेपर देना है या फिर पटवारी या फिर MP SI का पेपर देना है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम मान के चलिए कि अक्टूबर के आसपास होने वाला है। तो मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा, जिसमें सभी वर्दीधारी पदों के लिए, कांस्टेबल के लिए, इनके लिए एग्जाम होने वाला है। तो सामान्य अर्हता परीक्षा के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सारे सब्जेक्ट MPG के, हिंदी, रीजनिंग, साइंस, DIU आएगी, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
अभी से नोट्स लेकर के तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, अच्छे नंबर लाने वाले, आपको पता है एक एग्जाम होगा उसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसमें जितने अच्छे नंबर ले लोगे उतना अच्छा आपके लिए हो जाएगा। तो ये नोट्स आपको मात्र 199 रुपए उपलब्ध है, ये आप प्राप्त कर सकते हैं इसी प्रक्रिया के द्वारा। इस QR कोड पर आपको 199 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत सामान्य अर्हता वाले कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI वाले, जिससे कि आप अभी से अच्छे से तैयारी कर सकें और फाइनल सिलेक्शन ले सकें आने वाली सभी भर्तियों में। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। जो भी सचिव बच्चों की भर्ती जो भी आने वाली हैं उन सब में ये अर्हता परीक्षा पास करना और अच्छे नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य अब हो जाएगा। तो दोनों नोट्स आप ले सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लखनऊ समझौता से। प्रश्न आया था कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। सही आंसर 1916 हो जाएगा। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। अब लखनऊ समझौता से डायरेक्ट ये प्रश्न नहीं आया था कब हुआ था, इसमें आपको जो है बढ़िया से कथन निष्कर्ष बना करके दिए गए थे। तो हमको लखनऊ समझौते के बारे में पूरी बातें पता होनी चाहिए। आइए पूरी बातें आपको बता देते हैं। तो देखिए, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ एक बेहद ऐतिहासिक समझौता था, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। किसके किसके बीच में हुआ, तो ये समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, इनके बीच में हुआ था। ठीक है, स्थान और दिनांक क्या था, तो यह समझौता लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन के दौरान हुआ था। कांग्रेस ने 29 दिसंबर को और लीग ने 31 दिसंबर 1916 को इसको अपना लिया था। साथ ही साथ में गरम दल और नरम दल दोनों का यहाँ पर जो है विलय भी हो गया था इसी वाले लखनऊ समझौते में। तो लखनऊ समझौता इसलिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, जो 1907 में 1906 में जो फूट पड़ी थी वो फूट यहाँ पर आकर के खत्म हो गई थी और दोनों का एकीकरण हो गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद से प्रश्न पूछा गया है और ये भी हमने अपने कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स में आपको दिया। यूरोप में राष्ट्रवाद के 100 प्रश्न अलग से दिए हैं, प्लस थ्योरी नोट्स भी आपको दिए हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। 1815 में यूरोप के रूढ़िवादी क्या चाहते थे उस टाइम, तो देखो 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन हार गया था। नेपोलियन के हार के बाद में यूरोपीय रूढ़िवादी राज्य और समाज की पारंपरिक संस्था जैसे कि राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को संरक्षित रखना चाहते थे। ये सारी चीजें संरक्षित रहें, ये सारी चीजें खराब ना हो। हालांकि वे क्रांति के पहले दौर में पूरी तरह लौटना नहीं चाहते थे, बल्कि आधुनिकीकरण के जरिए राजशाही को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाना चाहते थे। इसमें क्या क्या कर रहे थे वो, तो बिना कांग्रेस 1815 के तहत इन रूढ़िवादियों के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। राजशाहियों की बहाली, नेपोलियन द्वारा सत्ता से हटाए गए राजवंश जैसे कि फ्रांस में बौबन राजवंश को पुनः सत्ता में लाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था रूढ़िवादियों का। क्रांतिकारी विचारों पर रोक, ये चाहते थे कि अब कोई क्रांतिकारी यहाँ पर नहीं पैदा हो नेपोलियन की तरह। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पनपे विचारों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को दबाना और सेंसरशिप लागू करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य हो गया था। रूढ़िवादी निरंकुशता, ऐसे शासन स्थापित करना चाहते थे जो किसी भी प्रकार की आलोचना या असहमति को सहन ना कर सके। ठीक है, यानी कुल मिलाकर अब ये कोई क्रांति दोबारा ना हो जाए, कोई क्रांतिकारी दोबारा ना पैदा हो जाए, ये मुख्य उद्देश्य था रूढ़िवादियों का। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और 1920 के असहयोग आंदोलन, इन दोनों को मिलाकर के कथन निष्कर्ष वाला एक प्रश्न बना दिया गया था। तो आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डिटेल में देख लेते हैं और 1920 के असहयोग आंदोलन को भी डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। पहली बात, इसके संस्थापक एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम A.O. ह्यूम था। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। अच्छा, A.O. ह्यूम ने अपने अलग ही सिस्टम के लिए जो है इसकी स्थापना की थी। अंग्रेज ये चाहते थे कि अगर हम ये कांग्रेस की स्थापना कर देंगे तो ये कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी तो ये कुकर में प्रेशर कुकर में सीटी का काम करेगी, यानी कि जो इनके मन में कोई भड़ास होगी वो भड़ास जो है वो इस कांग्रेस के माध्यम से निकल जाया करेगी। लेकिन उनको क्या पता था ये कांग्रेस इस तरह से कार्य कर लेगी कि भारत को स्वतंत्र कर देगी। तो यहाँ पर ये अंग्रेज चूक गए थे। ठीक है, तो A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। उद्देश्य क्या था, तो पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसका एक उद्देश्य था देश के विभिन्न हिस्सों के बुद्धिजीवियों और नेताओं को एकजुट करना, ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों की मांग रखना और एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक मंच का निर्माण करना। अच्छा, ये 1905 तक तो यही करते रहे, अनुनय विनय करते रहे कि अरे भैया ऐसा कर लो वैसा कर लो, पूर्ण स्वराज नहीं चाहते थे। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया तब इनको समझ में आया, हो ये अंग्रेज तो कुछ और ही सिस्टम चल रहे हैं, अंग्रेज तो हमें हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, अलग करना चाह रहे हैं। तो फिर यहाँ से क्रांतिकारी विचार जो है वो उत्पन्न होना शुरू हो गए थे और अब जो कांग्रेस थी वो अंग्रेजों से अनुनय विनय छोड़ करके अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर चुकी थी। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब हम बात कर लेते हैं 1920 का असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में यह आंदोलन शुरू किया गया
ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत का पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। मुख्य कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावना, दमनकारी रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऐसी दुर्घटनाएं घट चुकी थी। इसके अलावा तुर्की के खलीफा के पद को हटाने के खिलाफ शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन भी इसका एक हिस्सा बन गया था। खिलाफत आंदोलन में क्या था? हिंदू और मुस्लिम को एक करना चाहते थे गांधी जी, क्योंकि खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के विरुद्ध चालू किया गया था, तुर्की के खलीफा के साथ में चालू किया गया था, उनके हक के लिए चालू किया गया था। तो इसमें क्या मुसलमान भी थे, और मुसलमान और असहयोग आंदोलन चालू कर दिया तो हिंदू भी हो गए थे, तो खिलाफत आंदोलन भी इसमें शामिल हो गया था। आधिकारिक शुरुआत की बात करते हैं। सितंबर 1920 के कलकत्ता के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, एक महाशय हैं, क्या ही कहें उनको, डायरेक्ट हमारे जो है क्वेश्चंस को कॉपी करते हैं और रोज शाम को आ जाते हैं एनालिसिस कराने के लिए। कल तो हद तब हो गई हो, हमने जानबूझ करके मेंसुरेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। ठीक है, और एक जो है नेताजी के चश्मे वाला पार्ट था, उसमें हमने जो है उनकी कोई वो है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा वाला क्वेश्चन था, उसको भी जानबूझकर गलत लिखा था, क्योंकि हमको पता था कि ये भाई कॉपी करेंगे है ना। तो जयशंकर प्रसाद में गया शब्द हमने एक्स्ट्रा लगा दिया था। ठीक है, भाई साहब ने डायरेक्ट कॉपी कर दी सेम टू सेम। मेंसुरेशन की स्पेलिंग, तुम्हारे नाम के आगे मैथ लगा हुआ है ना, तुम्हें मेंसुरेशन की स्पेलिंग नहीं आती क्या? चीज़ें रट करके ही आते हो क्या? पूरी की पूरी ट्रिक रट के आते हैं। उस ट्रिक से अलग अगर तुमने एक क्वेश्चन पूछ दिया तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो पूरी ट्रिक और क्या अपने आप को कहते हैं भैया हमारे पास सारी ट्रिकें मौजूद हैं, हम तो जादू दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं। सेम टू सेम कॉपी कर रखा था। ठीक है, तो हमारे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया और कमेंट करके हमारे पास में स्क्रीनशॉट भेजा कि सर ये तो आपके क्वेश्चंस की डायरेक्ट कॉपी करके सर करा रहे हैं। हमने कमेंट किया तो सुबह देखा तो उसका कमेंट भी डिलीट कर दिया, उसको हाइड भी कर दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट हमारे पास उसने भेज दिया था। आज देखते हैं, अगर आज वो कॉपी करते हैं तो कल हम फोटो लगा देंगे और आपको बता देंगे कि वो कौन महाशय हैं जो रोज शाम को हमारी कॉपी करके और ऐसे उन्होंने नोट्स भी बनाए होंगे। तो कन्फर्म है भाई, है ना। तो हमारे जो आपके सामान अड़ता वाले नोट्स हम दे रहे हैं, कुछ दिन बाद देखेंगे कि वो महाशय 299 के इन्हीं नोट्स को बेचेंगे। तो आप लोग सतर्क रहना, ऐसे लोगों से नोट्स बिल्कुल भी नहीं लेना है ना। इन नोट्स को कॉपी करके वो अपने ऐप पर डाल देंगे, फिर 299, 350, 400 का बेचेंगे। ठीक है मेरे भाई, और अगर बेचेंगे तो इस बार कॉपीराइट एक्ट भी हम लगवा ही देंगे इस बार, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं, आज शाम को देखते हैं। अगला, अनुच्छेद 243 ए, सी, ई और के को मैच करने के लिए बोला गया था। एक तरफ अनुच्छेद 243 के ए, सी, के और ई दिए गए थे और एक तरफ इनके कार्य दिए गए थे। तो चलिए देख लेते हैं सबको एक साथ में। तो भारतीय संविधान के भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 ए, सी, ई और के का मुख्य मिलान इस प्रकार है। देखिए 243 ए की बात करेंगे तो इसमें ग्राम सभा की बात की गई है। आज सुबह वाले हमने आर्टिकल वाली वीडियो में कराया है, जरूर देख करके जाना मेरे भाई। यह ग्राम स्तर पर एक ग्राम सभा के गठन और उसके अधिकारों से संबंधित है। राज्य के कानून के अनुसार ग्राम सभा अपने कार्य करती है। अनुच्छेद 243 सी की बात करेंगे तो पंचायतों की संरचना का गठन या विभिन्न स्तरों, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला पंचायतों की संरचना बनावट से संबंधित है। ठीक है, तो सी फॉर सी से सा शब्द आ रहा है ना, सा से सी, सा से संरचना, ऐसे याद कर लो। 243 ई पंचायतों की अवधि, कहते नहीं भाई तुम्हारी अवधि खत्म हो जाएगी, अवधि इंड हो जाएगी, तो ई से इंड, और इसमें ध्यान रखना कि 243 ई में इंड बात की गई, यानी कि पंचायतों की अवधि के बारे में बताया गया, कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 243 के क्या कहती है? पंचायतों के चुनाव के बारे में कहती है। ठीक है, तो कैसे ऐसे ध्यान रखो, कौन बनेगा तो तब जब चुनाव होगा। तो ध्यान रखना 243 के पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। तो यह पंचायती चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन की, अधीक्षण की और नियंत्रण से यह संबंधित है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, फिर अनुच्छेद से पूछा गया था, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365 का संबंध पूछा गया था मैच करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 से अभी बता दिया पंचायती राज ग्राम सभा से है, जबकि 360 जो वित्तीय आपातकाल, हमने कहा था ना, आज सुबह ही बताया है कि वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा और भगवान करे कभी लगे भी नहीं, क्योंकि अगर वित्तीय आपातकाल लग गया तो सरकारी योजनाएं जो है वो चलना बंद हो जाएंगी। अनुच्छेद 365 राज्यों द्वारा केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर राष्ट्रपति शासन यानी कि संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला आयात निर्यात से पूछा गया था, आयात निर्यात बंद करने से क्या होगा? तो आयात निर्यात यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद होने से देश की अर्थव्यवस्था पंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको बताया था भाई 1991 में एलपीजी पॉलिसी के तहत जो है हमने क्या चालू किया था, विदेशों से कंपनियों को भारत में बुलाया, भारत की कंपनी विदेश में गई अपना व्यापार करने के लिए। अब अगर इसको बंद कर देंगे तो क्या होगा? विदेशों के सामान भारत में आने बंद हो जाएंगे, भारत के सामान विदेशों में जाने बंद हो जाएंगे और हम एक प्रकार के क्लोज इकोनॉमी हो जाएंगे। क्लोज इकोनॉमी मतलब कि पूरी तरह से पंगु हो जाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे कच्चा तेल, दवाइयां, मशीनरी की भारी किल्लत हो जाएगी, देश को भारी आर्थिक नुकसान, बेरोजगारी, वैश्विक स्तर पर अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। तो आयात निर्यात कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। भारत में आयात और निर्यात पर नियम बनाने की शक्ति किसके पास में है? तो इस पर शक्ति पर जो है नियम बनाने की पूरी शक्ति केंद्र सरकार के पास में है। यह शक्ति विदेश व्यापार विकास और विनिमय अधिनियम 1992 के तहत केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं।
आपसे भी निवेदन, अगले किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 पर जरूर से जरूर भेजिए। जैसे आज आप इंतजार कर रहे थे एग्जाम एनालिसिस का, कल कोई और भाई इंतजार कर रहा होगा, तो क्वेश्चंस आपको जरूर भेजने हैं। चलिए अगर हम साइंस की ओर चलते हैं, पूछा गया है कि प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन सक्रिय हो जाता है। तो प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं, यह सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो प्रसव यानी कि डिलीवरी के दौरान मुख्य रूप से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सक्रिय होता है। इसके अलावा एडोरफिन, एड्रेनलिन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे भी जो है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑक्सीटोसिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। प्रश्न बनेगा कि बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को, ठीक है। यह गर्भाशय को संकुचित करता है, जिससे प्रसव पीड़ा, लेबर पेन होता है और बच्चा बाहर आता है। यह प्रसव के बाद दूध के स्त्राव में भी मदद करता है, ठीक है। एडोरफिन यह शरीर का प्राकृतिक दर्द निवारक होता है, जो प्रसव के दौरान दर्द से निपटने में मदद करता है। एड्रेनलिन, तो ये तो भैया किंग है, भैया सारे हार्मोन्स का किंग एड्रेनलिन है। यह हार्मोन ऊर्जा सतर्कता बढ़ाता है, जो अंतिम समय में बच्चे को बाहर धकेलने के लिए आवश्यक होती है। आगे बढ़ते हैं। ओम का विभवांतर वाला नियम पूछा गया था। ओम के नियम से प्रश्न बना था कि भाई ओम का विभवांतर जो है वो सबसे अधिक कहां पर होगा। तो ओम का नियम हम जानते हैं V बराबर IR के अनुसार किसी चालक तार का विभवांतर वोल्टेज सबसे ज्यादा उस स्थिति में होता है जब चालक का प्रतिरोध, यानी कि जिसका जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उसका उतना ज्यादा विभवांतर होगा, ठीक है। तो उससे गुजरने वाली धारा के मान से ज्यादा होता है। तो धारा अगर स्थिर रखी जाए तो प्रतिरोध वाले हिस्से पर ही सबसे ज्यादा, यानी जिस पर सबसे ज्यादा प्रतिरोध होगा उस पर ही सबसे ज्यादा विभवांतर होगा। इस तरह का जो है पैटर्न बना करके पूछा गया था। अगला, वर्षा होने पर पानी को बहने से कैसे रोका जा सकता है। तो बारिश के पानी को बहने और बर्बाद होने से रोकने के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, खेतों में मेड़बंदी, सूखे गड्ढे का निर्माण कर सकते हैं। इन तरीकों से पानी जमीन के अंदर जाता है और जल स्तर बढ़ता है। पानी को बहने से बचाने के लिए अन्य आसान तरीके कौन कौन से हैं? तो ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा, ये अभी आपको पता है करंट अफेयर का एक प्रश्न आया था फॉरेस्ट में कि रूफ टॉप वाटर के लिए कानून किसने बना रखा है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो तमिलनाडु ने यह नियम बना रखा है कि हर एक घर के छत के ऊपर जो है पानी को बचाने के संसाधन उत्पन्न होने चाहिए, उसको बना करके रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कैसे कैसे आप रख सकते हो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। चलो अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि से पूछा गया है। प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। बहुत अच्छे से आपको हमने समझाया था, अभी परसों वाले एनालिसिस में ही शायद समझाया था, है ना। तो मास्टर ग्रंथि की बात करते हैं। मानव में पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मस्तिष्क के आधार पर स्थित मटर के आकार की ग्रंथि शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड और एड्रेनल के कार्यों और हार्मोन के स्त्रावण को नियंत्रित करती है। इसी में से मतलब हार्मोन किस में कितना जाएगा वो कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मास्टर ग्रंथि करती है। भाई राजपाल यादव छोटे रह गए, उसमें भी मास्टर ग्रंथि का ही मुख्य योगदान था। खली इतने लंबे हो गए, उसमें भी मास्टर ग्रंथि का ही मुख्य योगदान था, ठीक है मेरे भाई। तो देखो नियंत्रण कैसे करेगी, तो यह ऐसे हार्मोन का स्त्रावण करती है जो शरीर के विकास, बहुत ज्यादा निकल गया तो एकदम खली जैसे हो गए, कम निकल गया तो राजपाल यादव हो गए, ठीक है। चयापचय, मेटाबॉलिज्म, रक्तचाप और प्रजनन को नियमित करने। प्रमुख हार्मोन इसके कौन से होते हैं? इसके द्वारा स्रावित होने वाले मुख्य हार्मोन कौन कौन से हैं? तो पहला है वृद्धि हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH हो गया। मास्टर का मास्टर किसको कहते हैं ये भी ध्यान रखना है। तो मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। ये प्रश्न आगे बनेगा, ठीक है। स्वयं पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के एक हिस्से हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में काम करती है, इसलिए हाइपोथैलेमस को ग्रंथियों का हेडमास्टर भी कहा जाता है। ये प्रश्न आगे बनेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आपको स्क्रीनशॉट दिखा दें, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन जो हैं वो आज एग्जाम में आए थे। देखिए तो देखो, हेलो सर, मेरा आज एग्जाम था, बहुत अच्छा गया है और ये बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने भेजे हैं, ठीक है। मैथ का अचल गद्यांश 5 नंबर का आया था। तरनी तनुजा तटमाल ये वाला अलंकार आया था। कबीर जी का दोहा पूछा गया था। कौन सा छंद है ये पूछा गया था। फीमेल में कौन सा हार्मोन होता है जो गर्भाशय के समय काम करता है, अभी बताया था एड्रेनलिन, ठीक है। बाकी ये बहुत सारे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है। और इस अभी हम आपको कराने वाले हैं ना। तो आपके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे सर, ये खुद उन्होंने लिख करके भेजा है, ये आज के क्वेश्चन भेजे हैं और खुद लिख कर भेजा। आपके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। एक यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए देखो, पीयूष ग्रंथि आई थी, अम्लक्षार आया था, रेटिना, निकट दृष्टि दोष आया था, पैसेज आया था। सर जो पढ़ाया वही आया, इनका भी कहना, ठीक है। एक और भाई ने क्वेश्चन भेजा है, ठीक है। बाद में इन्होंने और भी क्वेश्चंस भेजे थे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो अपने सीधे एग्जाम नोट्स में से आए हैं। अब ये आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए हमने जो है सामान्य अर्हता परीक्षा के नोट्स तैयार कर दिए हैं, है ना। इसमें बहुत सारे नोट्स डल गए हैं ग्रुप में और कुछ नोट्स जो है धीरे धीरे डलते रहेंगे। तो अभी नोट्स लेकर के तुरंत आप ग्रुप में शामिल हो जाइए, जिससे सारा अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता रहे। तो ये प्राचीन इतिहास के सुपर नोट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास डिटेल में आपको दिया गया है। आगे यहाँ पर फ्लो चार्ट वगैरह सब कुछ जो है सारणी वगैरह बना करके हमने इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इसके राजनीति वाले नोट्स भी देख सकते हैं, यानी कि पॉलिटी वाले नोट्स भी दिखा देते हैं। यहीं कहीं वो भी होगा, पॉलिटी वाला कहाँ है, ये रहा पॉलिटी वाला, भारतीय राज्य व्यवस्था, है ना। ऐसे ही हमने जो है मैथ के नोट्स भी बनाए हैं, साइंस के नोट्स भी बनाए हैं, DI डेटा इंटरप्रिटेशन के भी नोट्स उपलब्ध हैं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं जो हमारे नोट्स से सीधे सीधे अभी इस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए, राष्ट्रपति में राज्य का आपातकाल, ये भी इन्होंने भेजा है।
ये अभी क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल, ये अपने नोट्स के स्क्रीनशॉट हैं जो अभी तक पूछे जा रहे हैं लगातार, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं ये मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का नोट्स है, जहाँ पर प्रायिकता के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए थे। ये इंग्लिश के नोट्स हैं, यहाँ से जो है डायरेक्ट प्रश्न मेलेंडा की कहानी वाला, ये सब जो है आपको उपलब्ध है मात्र 149 रुपये में। आप ये कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और 199 में MP सामान्य अर्हता का जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको ये बहुत सारे नोट्स मिलने वाले हैं, सारा अपडेटेड कंटेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है मेरे भाई। सारी बातें समझ में आ गई। अब चलिए वापस चलते हैं, कहाँ पर थे हम, तो हम यहाँ पर थे, मास्टर ग्रंथि हो गया था अपना। अब पौधे अपना भोजन अभी बताया था ना, वो पूछा गया है, भाई ने स्क्रीनशॉट में देख भी लिया आपने। तो पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ये मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, पेड़ ही हो गया, तो ये जड़ें हो गई, ये सूरज हो गया, सूरज की रोशनी आई, सूरज की रोशनी, इसके साथ साथ में इसमें क्या होता है, तो इस प्रक्रिया पूरा करने के पौधे 4 प्रमुख चीज़ों की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। तो पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश मिला, क्लोरोफिल मिला, भोजन बन गया। भोजन बन गया तो भोजन फ्लोएम की मदद से भोजन पूरे पौधे के हर भाग में पहुंच जाता है। यहाँ पर जो है जड़ों के माध्यम से पानी को पहुंचाने का काम कौन करता है, भाई जल भी तो चाहिए, तो जल को पहुंचाने का काम जाइलम द्वारा किया जाता है। जाइलम पत्तियों में जल को पहुंचाता है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, तो फिर ये अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बना लेते हैं और ग्लूकोज के द्वारा भोजन बना करके अपना काम चलाते हैं, ठीक है मेरे भाई। और इस प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिसको हम ग्रहण करते हैं, हम CO2 छोड़ते हैं, जिसको ये लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। यही प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला, मानव नेत्र में कौन से भाग से वर्णांधता होती है। वर्णांधता का मतलब है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी ठीक नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो मानव नेत्र में रेटिना पर मौजूद शंकु कोशिकाएं, यही वो रेटिना वाला प्रश्न है जो भाई ने भेजा था, ठीक है। तो मानव नेत्र में मौजूद रेटिना शंकु कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करती हैं या उनकी कमी हो जाती है, तो इस कारण कलर ब्लाइंडनेस होती है। ये कोशिकाएं लाल, हरे और नीले रंग में अंतर पहचानने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, या तो होती ही नहीं है, जन्मजात नहीं होती हैं, तो फिर आप किसी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप हरा, नीला और लाल इसमें अंतर नहीं पहचान पाएंगे और यही मुख्य होता है। रेलवे में आप जॉब नहीं कर सकते हैं अगर कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आज पूछा गया था। अगला, कुछ लोग बता रहे सर एक ऐसा था, 2 R1 R2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, कुछ इस तरह का प्रश्न था। एक ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग तो आपको बता ही रखा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पृथ्वी का गर्म होना। गर्म कैसे होगा, तो ये आपका जो है ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से गर्म होता है। क्यों? मान लीजिए ये पृथ्वी है, सूर्य का प्रकाश आया, ठीक है ना, यहाँ से सूर्य का प्रकाश टकरा करके वापस जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से एक परत बन जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती हैं, ये इस गर्मी को रोक लेती हैं। इससे क्या है, जो हमारी पृथ्वी है वो बर्फ का गोला नहीं बन रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही है, ठीक है ना, और जो ओजोन परत है वो भी कमजोर हो जा रही है। तो इसकी वजह से अब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसके प्रभाव क्या होंगे, तो इसका प्रभाव होगा ग्लेशियर, जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो उन पर से बर्फ पिघलना चालू हो जाएगी, वो बर्फ नदियों में जाएगी, नदियां बाढ़ लेकर के आएंगी और नदियों का पानी समुद्र में जाएगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट हो गए। हो सकता है आगे आपसे ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट पूछे जाएं, तो वो भी हमने बता दिया, ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है वो भी हमने बता दिया, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव में RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा या फिर स्प्लीन, ये भी आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से। टॉप 500 वाली जो PDF हमने दी है साइंस की, उसमें मिल जाएगा। तो प्लीहा या स्प्लीन को RBC का कब्रगाह कहा जाता है। यहां पर जाकर के RBC खत्म हो जाती है। RBC करती क्या है, बताया था ना, रेड ब्लड कार्पल्स से क्या करती हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम ये करती हैं, रक्त के माध्यम से रेड कलर की ये होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हिंदी की ओर। तो हिंदी में एक गद्यांश है, एक कहानी यह भी, इस वाली कहानी से 3 प्रश्न पूछे गए थे और ये हमने आपको बहुत अच्छे से करा रखी है, ठीक है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पंक्ति देकर के छंद पूछा गया था, ठीक है, पंक्ति देकर के रस भी पूछा गया था, और कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें संधि समास दोनों हैं, राजपुत्र, पंचानन, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए थे। अनुप्रास अलंकार का भाई तटनी, तराल, तनुजा, तरवर, बहुछाये वाला जो है एग्जाम्पल आया था, अनुप्रास अलंकार, अभी एक भाई ने भेजा था, देखो स्क्रीनशॉट लगाया था। अगला, नेताजी का चश्मा कहानी से 5 प्रश्न आए थे मेरे भाई, ठीक है ना। अगला, मास्टर जी अपनी जीविका कैसे चलाते थे, ऐसा कुछ प्रश्न था। शोक रस का स्थायी भाव पूछा गया था, मतलब करुण रस का स्थायी भाव पूछा गया था, शोक हो जाएगा। बाल गोविंद भगत से एक प्रश्न था, एक प्रश्न समास का पूछा गया था। गद्यांश पद्यांश को मिलाकर के 5 प्रश्न पूछे गए थे। चलो मैथ की बात करते हैं। द्विघात समीकरण से 2 प्रश्न आए थे। प्रायिकता, 12 नीली गेंदे, 15 पीली गेंदे, तो नीली गेंदे, पीली गेंदे वाले हमने अपने प्रैक्टिस सेट में ये बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं ट्रिक की मदद से, तो एक बार प्रैक्टिस सेट आप लोग देख लेना जिन लोगों ने नोट्स ले रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में छिन्नक का एक प्रश्न आया था, शंकु का प्रश्न, बेलन, बहुपद, माध्यमाधिका और बहुलक से प्रश्न आए थे, इसको आज हम करवा देंगे, ठीक है। त्रिभुज, वृत्त, बहुपद, शून्यक, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, तो ये वही सारे चैप्टर दे रहे हैं जो उन्होंने ऑलरेडी अपने सिलेबस में दे रखा है और ये सब हमने जो है आपको नोट्स में दे रखा है और अपने प्रैक्टिस सेट्स में ये सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप अच्छे से कर लेना।
इसका जो है बहुपद वाला तो हमने ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है, द्विघात समीकरण ट्रिक बना रखा है, तो आप देख लेना। इंग्लिश की बात करते हैं, फर्स्ट फ्लाइट से 3 क्वेश्चन आए थे और एमेंडा वाली जो पोएम है उसके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे एमेंडा पोएम से, ठीक है। ऑथर के नेम आ रहे हैं, ग्रामेटिकल एरर से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉडल्स, प्रीपोजिशन, टेंस यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टोरी राइटर का नाम आ रहा है, तो एक वीडियो हम बनाने वाले हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के जितने भी स्टोरी राइटर हैं उनको एक साथ में कवर कर लेंगे, ठीक है। ब्लेंडा वाली पोएम से 3 प्रश्न आए थे। तो ये सारा आज का एग्जाम एनालिसिस था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नंबर 7052547003 इस पर व्हाट्सअप करके आप लोग अपने नोट्स ले सकते हैं। अगर आप एमपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं या फिर एमपी का आगे का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो सामान्य अर्हता परीक्षा अच्छे नंबर से पास करना अनिवार्य है, तो उसके भी नोट्स अब उपलब्ध हैं, ठीक है। जब तक कोई कॉपी नहीं करता है तब तक तो कोई बात नहीं, जब वो कॉपी करेंगे तो फिर उनसे अच्छे से निपटेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अरे भाई आप लोग ऑनलाइन जाते हो तो बोल दिया करो ना कि सर ये तो शुक्ला सर के क्वेश्चन है। 5-6 लोग बोलोगे तो किसको किसको ब्लॉक करेंगे, है ना। तो बोल दिया करो सर ये शुक्ला सर के क्वेश्चन है, सुबह देख करके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।